सबसे पहले आपको बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नागरिकता संशोधन कानून पर 3 बहुत बड़े दावे आज किए हैं और उन्होंने सीएए पर चल रही राजनीति का जो मुंह है, उसका जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, उसे किसी दूसरी तरफ ही मोड़ दिया है। और इन दावों का सच क्या है, आज हम अब ये भी बताएंगे आपको। वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो दावे कर रहे हैं, लेकिन वो दावे गलत हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का पहला दावा यह है कि सीएए के कानून लागू होने से भारत में 1947 से भी बड़ा पलायन होगा और इसकी वजह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 2.5 से 3 करोड़ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोग भारत में आकर रहने लगेंगे, यहां आकर शरण ले लेंगे। यानी आजादी के बाद से यह सबसे बड़ा पलायन होगा। आजादी के बाद जो पलायन हुआ था उससे भी बड़ा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये लोग भारत में शरण लेने के बाद यहां की जमीनों पर अवैध झुग्गियों का निर्माण करेंगे, इसके बाद भारत में चोरी करेंगे, लूट डकैती करेंगे और बलात्कार और दंगे यहां पर बढ़ जाएंगे। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो नौकरियां भारत के युवाओं को मिलनी चाहिए थी, वो नौकरियां अब सिर्फ सीएए कानून की वजह से इन देशों के अल्पसंख्यकों को मिल जाएंगी। यानी ये भारत के लोगों की नौकरियां छीन लेंगे। और इससे भी बड़ी बात उन्होंने कही कि केंद्र सरकार को जो पैसा भारत के लोगों के विकास पर खर्च करना चाहिए, वो पैसा अब सरकार पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पर खर्च करेगी। यानी एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने सीएए कानून को कुछ नए ही स्टाइल से देश के सामने पेश किया है। आप देखिए, अभी तक विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो इसे मुस्लिम विरोधी कानून बता रहे हैं, यानी इस पर हिंदू मुसलमान की राजनीति तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल शायद सबसे स्मार्ट निकले। उन्होंने इसकी दिशा कहीं और ही मोड़ दी है और उन्होंने इस नए बिल को, इस नए कानून को इस तरह से पेश किया है जैसे बीजेपी भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ है और वो पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में बसाना चाहती है। जबकि केजरीवाल जबकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही असली देशभक्त हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं और इसलिए वो सीएए का विरोध कर रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल की एक बिल्कुल नई तरह की राजनीति है जिसे आज ब्लैक एंड व्हाइट में आपको देखने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले आज आप पहले अरविंद केजरीवाल का ये पूरा बयान सुनिए और फिर खुद सोचिए कि केजरीवाल ने राजनीति की जो दिशा है इस मुद्दे पर वो कहां मोड़ दी है। देखिए, सीधी सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो माइनॉरिटीज़ को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज़ हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे? उनको कहाँ रहने की जगह देंगे? वहाँ उनको जॉब्स कहाँ से देंगे? नौकरियाँ कहाँ से देंगे? घर कहाँ से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियाँ और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहाँ से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। तो केजरीवाल देश को लेकर बहुत चिंतित हैं, भारत की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं और केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति यहां पर आए, पाकिस्तान के लोग यहां पर आएं और वो यहां पर बस जाएं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा वैसे भी दुश्मन देश माना जाता है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान से आज आप 3 बहुत बड़ी बातें समझ सकते हैं और यह राजनीति का एक अध्याय है। पहली बात यह कि वो अकेले ऐसे विपक्षी नेता हैं जो बिना हिंदू मुसलमान किए, बिना हिंदू और मुसलमान की राजनीति किए इस कानून का विरोध कर रहे हैं अपने अलग यूनिक स्टाइल में। और शायद इसकी एक वजह यह हो सकती है कि केजरीवाल को इस बात का अंदाजा है कि इस कानून पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने से बीजेपी को ही फायदा होगा और इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक बिल्कुल नया रास्ता चुना है जो ना हिंदुओं की तरफ जाता है ना मुसलमानों की तरफ जाता है, दोनों की तरफ जाता है। दूसरा, ऐसा करने की वजह से बीजेपी अब ना तो उन्हें
हिंदू विरोधी कह सकती है और ना ही उन पर बाकी विपक्षी नेताओं की तरह मुस्लिम तुष्टीकरण करने के आरोप लग पाएंगे। तीसरा, उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान को ही एक बड़ा मुद्दा बना दिया और वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी पाकिस्तान के साथ है और वो स्वयं पाकिस्तान के खिलाफ है। और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन देश माना जाता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बीजेपी सरकार के बीच में एक कनेक्शन बिठाना चाह रहे हैं कि देखिए अब कैसे मोदी सरकार पाकिस्तान के लोगों की मदद कर रही है और पाकिस्तान के लोगों को यहां ला रही है, उन्हें यहां बसाएगी, उन्हें नौकरियां देगी। और वो ये भी जानते हैं कि नौकरियों का जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है जो हिंदू और मुसलमान या किसी भी जाति पाति और धर्म से ऊपर है और ये सब लोगों को जोड़ देता है। तो ये स्मार्ट पॉलिटिक्स है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सीएए पर अलग स्टैंड तो जरूर ले लिया, लेकिन आज उन्होंने जो बातें कही हैं उनकी सच्चाई भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन बातों में सच्चाई नहीं है, बाकी सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल का पहला दावा यह है कि सीएए के लागू होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के करोड़ों अल्पसंख्यक पलायन करके भारत आ जाएंगे और बाद में ये लोग भारत के लोगों के संसाधनों और उनकी नौकरियों को और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। कैसे गलत है? ये जो नया कानून है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन्हीं अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देगा जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ गए थे। इसमें तिथि याद रखिए, 31 दिसंबर 2014, यानी आज से 10 साल पहले लगभग जो लोग आ चुके हैं, ये उनकी नागरिकता की बात करता है, उसके बाद नहीं, आज नहीं, भविष्य में नहीं। लेकिन अभी जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में रह रहे हैं, उन्हें यह कानून भारत की नागरिकता प्रदान बिल्कुल नहीं करता। और इसीलिए केजरीवाल ने आज जो दावा किया है वो गलत है और वो भ्रामक है। अभी पाकिस्तान में 41 लाख, बांग्लादेश में 1 करोड़ 42 लाख और अफगानिस्तान में 50,000 हिंदू और बाकी धर्मों के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं। और भारत सरकार के इस नए कानून से इन अल्पसंख्यकों को हमारे देश की नागरिकता नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा केजरीवाल का दावा है कि इस कानून की वजह से भारत में 1947 से भी बड़ा पलायन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे बहुत अच्छी चीज है, आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान वो आपके सामने दे सकता है, लेकिन आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। और ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डीप फेक वीडियोस बन सकते हैं, फेक जवाब तैयार किए जा सकते हैं, फेक इंफॉर्मेशन और एआई बॉट्स के जरिए बहुत सारे तरह के फेक वीडियोज आप तक पहुंच सकते हैं, जिनमें फेक जानकारियां आप तक पहुंचेंगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया पर हमने थोड़ी देर कर दी थी। जब सोशल मीडिया आ रहा था, ये फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह जब शुरू हुए थे, उस समय दुनिया ने भी देर कर दी और भारत ने तो बहुत ही देर कर दी थी, क्योंकि हमने इन्हें कंट्रोल करने के लिए नियम नहीं बनाए थे। अब जाकर इनके नियम बन रहे हैं, जो कि बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, इनमें तमाम तरह की सही और गलत जानकारियां फैलती रहती हैं। बहुत सारे देशों ने तो आरोप लगाया, अमेरिका जैसे देशों ने, कि ये फेसबुक जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये उनके चुनावों को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत ने अभी से एक लीड ले ली है। इस बार भारत सरकार देर नहीं करना चाहती और उन्होंने पहले से ही, शुरू से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अब नियम और कानून लगाने शुरू कर दिए हैं, जो कि बहुत जरूरी है, इससे पहले कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अब आपको आज की बड़ी खबर के बारे में बताते हैं, और वो है बीजेपी ने अभी अपने 72 लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इनमें गुजरात की 7, दिल्ली की 2, हरियाणा के 6, हिमाचल प्रदेश के 2, कर्नाटक के 20, मध्य प्रदेश के 5, उत्तराखंड के 2, महाराष्ट्र के 20, तेलंगाना के 6 और त्रिपुरा के 1 उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई है। और ये कुल 10 राज्य होते हैं और इनमें भी दिल्ली के अब 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। और बीजेपी ने अपने 7 में से 6 उम्मीदवारों को बदल दिया है, सिर्फ 1 उम्मीदवार को रिपीट किया है और उनका नाम है मनोज तिवारी। आज दिल्ली की जिन 2 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, उनमें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट से हंसराज हंस सांसद थे, जिनका टिकट कट गया और अब उनकी जगह योगेंद्र चंदौलिया को टिकट दिया गया है। इसी तरह ईस्ट यानी पूर्वी दिल्ली की सीट से इस बार
ईस्ट एमसीडी के पूर्व मेयर हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला है, जबकि इस सीट से पहले गौतम गंभीर सांसद थे और उन्होंने कुछ दिन पहले ही चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई थी। यानी दिल्ली में सिर्फ मनोज तिवारी को ही उनकी सीट से दोबारा टिकट मिला है और बाकी सीटों पर बीजेपी ने अपने सारे उम्मीदवारों को बदल दिया है, सारे नए उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। दूसरी लिस्ट में कई और बड़े नेताओं का टिकट भी कटा है। जैसे मैसूर सीट से बीजेपी के सांसद प्रताप सिंह का टिकट कट गया। ये बीजेपी के वही सांसद हैं जिनके नाम पर विजिटर पास बनवाकर 2 लोग पिछले साल 13 दिसंबर को संसद भवन में घुस गए थे। अब पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह मैसूर सीट से इस बार मैसूर राजघराने के यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार को टिकट दिया गया है। यह रॉयल फैमिली के सदस्य है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। हम आपको यह बताते हैं कि शरद पवार के गढ़ बारामती में लोकल व्यापारियों ने शरद पवार की सभा में आने से क्यों इनकार कर दिया, और इस बात पर अब शायद शरद पवार को भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे गढ़ में, जहां से मैंने शुरू से राजनीति की है, वहां के व्यापारियों ने मेरी ही सभा में आने से इनकार कर दिया। इस जीवन काल में तो उन्होंने शायद ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी। शरद पवार ने कार्यक्रम में कहा कि पिछले 60 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब उन्होंने बारामती में किसी वर्ग को मिलने के लिए आमंत्रित किया हो और उस वर्ग ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया हो। लेकिन पहली बार बारामती के व्यापारियों ने शरद पवार के साथ होने वाली अपनी बैठक को रद्द कर दिया और कहा कि वो उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए नहीं आएंगे। और अब शरद पवार कह रहे हैं कि बारामती के व्यापारियों की ये ना उन्हें बड़ी परेशान कर रही है, और इस परेशानी की वजह शायद ये है कि बारामती में इससे पहले किसी भी वर्ग ने, किसी भी व्यक्ति ने शरद पवार से इस तरह से किनारा खुलेआम तो बिल्कुल नहीं किया था। वो बताते हैं कि नकली दवाओं का कारोबार करने वाले अपराधियों का साहस इतना बढ़ गया है कि वो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी की भी नकली दवाएं बनाने और बेचने लगे हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि लाइलाज बीमारी कैंसर नहीं, बल्कि लाइलाज बीमारी वो बेईमानी है जो दूसरों की बीमारियों में भी सिर्फ अपना फायदा देखता है। हम तो यही सुनते आए थे कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, बहुत खतरनाक है और इसका इलाज बड़ा लंबा चलता है और इसे जड़ से कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन आज की खबर देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि कैंसर से भी ज्यादा गहरी बीमारी है बेईमानी। कैंसर तो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये जो बेईमानी है ये हमारे देश में एक कैंसर की तरह फैलती जा रही है और इसका कोई इलाज नहीं। बेईमानी की ये लाइलाज बीमारी इतनी गंभीर हो गई है कि भारत की राजधानी दिल्ली में अपराधी कैंसर की नकली दवाएं खुलेआम बना भी रहे हैं और लाखों रुपए में बेच भी रहे हैं। इसका पता तब चला जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और गुड़गांव में छापे मारे और वहां उन्हें 2 अलग अलग फ्लैट्स में कैंसर की नकली दवाएं मिली जो कैंसर के मरीजों को केमोथेरेपी के दौरान दी जाती है, केमोथेरेपी के दौरान। और ये साधारण दवाएं नहीं है। वहां पर 9 बड़े ब्रांड्स की नकली दवाएं बनाई जा रही थी और इनमें से 7 दवाएं तो विदेशी कंपनियों की दवाएं थी, यानी जो विदेशी ब्रांड्स थे उनकी दवाएं थी। और ये दवाइयां बड़ी महंगी होती हैं और जो नकली दवाइयां पकड़ी गई उनकी कीमत 4 करोड़ रुपए थी। और इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये दवाइयां नकली हैं। इतने शानदार तरीके से इनकी पैकेजिंग की गई है, इन्हें इस तरह से पैक किया गया है कि लोगों को यही लगेगा कि उन्होंने विदेशी ब्रांड्स की, बड़े बड़े ब्रांड्स की ये असली दवाइयां खरीदी हैं। और वहां पर बहुत सारी असली दवाइयों की खाली बॉटल्स और पैकेजिंग के दूसरे सामान भी वहां पर रखे हुए थे। जांच करने पर पता चला कि ये खाली बॉटल्स दिल्ली के एक बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स की थी और वहां के 2 कर्मचारी इस्तेमाल करने के बाद इन बॉटल्स को 5-5 हजार रुपए में बेच देते थे। जबकि नियम है कि दवाओं की खाली बॉटल्स को बेचा नहीं जा सकता, उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए, ये नष्ट होनी चाहिए। तो पहले तो आप ये मॉडल सुन लीजिए। देखिए, एक अस्पताल में कैंसर की दवाएं जो पेशेंट्स को दी जाती हैं, उन दवाओं की जो बॉटल्स बच जाती हैं उन्हें वहीं का कुछ स्टाफ इन लोगों को बेच रहा था। और पैसे के लालच में इस तरह लोग इन खाली बॉटल्स को बेच देते थे। फिर ये गैंग इन्हीं खाली बॉटल्स में के अंदर कोई भी सस्ती दवा भरता था और उनकी फिर से नई पैकेजिंग करके उसी बॉटल में नया करके इस नकली दवाई को बेच देता था। और आप जानते हैं एक बॉटल की कीमत क्या होती है? एक बॉटल की कीमत है 2 लाख रुपए।
जिसमें 100 रुपए का सामान, नकली दवाई भरी होती है, वो बाजार में बिक रही है 2 लाख रुपए में। अब मैं कह नहीं सकता, हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने 2-2 लाख रुपए में ये नकली दवाई खरीद ली होगी और आपको लगता होगा कि आपका कैंसर इतना गहरा हो चुका है कि अब वो इस दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा। बल्कि सच्चाई यह है कि दवाई ही नकली है तो आराम कहां से होगा, इलाज कैसे होगा। सोचिए, लोग इन दवाओं के लिए लाखों रुपए दे रहे थे, एक बॉटल 2 लाख में खरीद रहे थे और उन्हें पता भी नहीं होता था कि यह कैंसर की दवा नहीं बल्कि ये एक नकली दवाई है, पानी है इसके अंदर। और ये कितनी खतरनाक बात है, क्योंकि गलत दवाएं लेने से दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं और कैंसर जैसी जो बीमारी है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग मेडिकल क्षेत्र से ही जुड़े हुए लोग हैं। इनमें 2 लोग एक कैंसर हॉस्पिटल में काम करते हैं, बाकी लोग मेडिकल स्टोर चलाते हैं और इनमें से एक तो मेडिकल टूरिज्म भी करवाता था। ये लोग खास तौर पर दिल्ली से बाहर के मरीजों को ठगते थे। इन्होंने हरियाणा और बिहार के अलावा नेपाल और अफ्रीकी देशों के कुछ मरीजों को भी नकली दवाइयां बेची हैं और इनका कारोबार बहुत फैला हुआ था, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में भी एक मेडिकल स्टोर के मालिक को पकड़ा गया है जो दिल्ली से ये नकली दवाइयां खरीदता था और उन्हें पुणे और दूसरी जगहों पर सप्लाई करता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में मेडिकल स्टोर चलाने वाला ये 23 साल का युवक IIT BHU से इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुका है, लेकिन वो पैसे के लालच में ऐसे लोगों से मिल गया जो ये जानते थे कि कैंसर की दवाइयां बहुत महंगी होती हैं और कैंसर के मरीज और उनका परिवार इन दवाइयों को खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। और इसलिए ये लोग कैंसर के मरीजों को डिस्काउंट देने का लालच देकर नकली दवाइयां उन्हें थोड़ा डिस्काउंट देकर सस्ते में बेच रहे थे। लेकिन ये जानते थे क्योंकि कैंसर की दवाइयां बहुत महंगी हैं, इसलिए अगर वो कैंसर की नकली दवाइयां बनाएंगे तो मुनाफा ज्यादा होगा। हम आपको वर्तमान से भारत के भविष्य में लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि आज से 15 वर्षों के बाद भारत दुनिया में कहां होगा। आपने तो बहुत सुना होगा कि भारत सुपर पावर बनने वाला है, आने वाले कुछ वर्षों में भारत एक विकसित देश बन जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा? ऐसा हम क्या करेंगे कि हम सुपर पावर बन जाएंगे? ऐसा हम क्या करेंगे कि हम बाकी देशों को पीछे छोड़ देंगे? अभी तक 75 वर्षों में जो हमने नहीं किया वो हम आगे 25 वर्षों में क्या करेंगे? तो आज से 15 वर्षों के बाद जब दुनिया में लगभग हर उपकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और आपका स्मार्टफोन, आपका टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, ड्रोन, डिजिटल कैमरा, आपके ह्यूमनॉइड रोबोट्स, आपके LED बल्ब, पंखे, AC, हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपका मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए चलेगा। तब दुनिया में इस्तेमाल होने वाले इनमें से बहुत सारे उपकरण भारत की सेमीकंडक्टर चिप्स पर चलेंगे जो भारत में बने होंगे और भारत सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में दुनिया का नया बॉस बन जाएगा। यानी दुनिया में स्मार्टफोन बनाने हो या रोबोट्स बनाने हो, ये मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना संभव नहीं होगा। और अगर वो दिन आ गया तो भारत सुपर पावर बनना तय है। इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए भारत ने आज से अपनी एक नई यात्रा की शुरुआत की है और आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। इसे आप याद रखिएगा, ये छोटी खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की 3 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का शिलान्यास किया है, जिनमें से 2 यूनिट गुजरात के धौलेरा में और साणंद में है और 1 यूनिट असम के मोरी गांव में है, जिसका निर्माण 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। और यह सामान्य घटना बिल्कुल नहीं है। और क्यों नहीं है मैं आपको आगे बताऊंगा। याद कीजिए, जिस तरह औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटेन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई थी और इसके बाद ब्रिटेन एक बहुत अमीर और विकसित देश बन गया था, उसने बहुत पैसा कमाया। और जैसे तो पहला रेवोल्यूशन हमने मिस किया जब ये ब्रिटेन और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, जब वहां पर मशीनें आ रही थी, हमने इसे मिस कर दिया, इस औद्योगिक क्रांति को। इसीलिए हम गरीब रह गए और ये देश अमीर होते चले गए क्योंकि इनके पास मशीनें थी। फिर अगली जो क्रांति आप मान सकते हैं वो है सोशल मीडिया की क्रांति। इस सोशल मीडिया की क्रांति आने के बाद अमेरिका ने दुनिया को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म दिए, गूगल जैसी कंपनियां आ गई और ये बिग टेक कंपनियां आज दुनिया को चला रही हैं। चाहे वो गूगल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो और
चाहे अगर आप देखेंगे तो और कोई बहुत जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां आज दुनिया को अपने मुट्ठी में लिए हुए हैं, चाहे वो एप्पल हो। और ठीक वैसा ही क्षण आज भारत के लिए है। ये सारे रेवोल्यूशंस हमने मिस किए। जब सोशल मीडिया में जो बिग टेक कंपनियां भी जब आ रही थी, जब गूगल बन रहा था, जब माइक्रोसॉफ्ट बन रहा था, जब फेसबुक मेटा बन रहा था, तब शायद भारत सोया हुआ था। हम समझ नहीं पाए कि ये एक और नई क्रांति आ रही है। लेकिन अब एक तीसरी क्रांति आ रही है जो भारत मिस नहीं करना चाहता। भारत में आज सेमीकंडक्टर चिप्स की जिन 3 बड़ी यूनिट्स का शिलान्यास हुआ है, वो वर्ष 2025 और 26 से ऑपरेशनल हो जाएंगी। और इसके बाद भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत को पूरा करने वाला एक बड़ा देश बन जाएगा। इसमें असम की यूनिट में हर दिन 4 करोड़ 80 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगे। गुजरात की धोलेरा यूनिट में हर दिन 1.5 करोड़ और